हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण पढ़ते हैं, है ना। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण पढ़ते हैं। इसमें डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। अब एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के तत्व है ना। दोनों के बीच में आपके एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक का तत्व है, जिसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे कहा गया है डी ब्लॉक का तत्व। इसी तरह से बांटा ही गया है। एस ब्लॉक में यदि इलेक्ट्रॉन समाप्त होता है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन समाप्त होता है तो एस ब्लॉक, पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन समाप्त होता है तो पी ब्लॉक, और डी में इलेक्ट्रॉन समाप्त होता है तो डी ब्लॉक कहलाता है ना। तो डी ब्लॉक इसके संयोजी कोष का जो विन्यास होता है, इसके संयोजी कोष का विन्यास n-1 डी 1 से 10 तक और ns 0 से 2 तक होता है। याद रखिए, संयोजी कोष का विन्यास है, अंतिम कोष का विन्यास है। जैसे मान लीजिए कि n यदि 4 है तो यह क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 0 से 2 तक हो सकता है, यहाँ 1 से 10 तक हो सकता है। 1 से 10 डी में बढ़ता है तो 1 से 10 तक हो सकता है। ठीक है। इसकी जो है ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। जैसे Q+ है तो Cu प्लस क्यूप्रिक है तो Cu2+, फेरस है तो Fe2+, और फेरिक है तो Fe3+। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। परिवर्ती संख्या दर्शाता है। चूंकि इसमें एस कक्षक और डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं वह बंध बनाने में भाग ले लेते हैं, तो डी कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन और एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी भाग ले लेते हैं। तो इस तरह से परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व जो होते हैं, ये सभी तत्व धातु है। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, है ना। उच्च होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। Zn Hg ZnCd और Hg को छोड़कर, है ना। तो चूंकि इसमें एक सिर्फ आयनिक बंध बनता है और बाकी जितने भी हैं उनमें आयनिक भी बनता है और धात्विक बंध भी बनता है। इन तत्वों के यौगिक में ध्यान सुने, इन तत्वों के यौगिक में संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकीय होते हैं, है ना। अगला है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण
अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय 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 होते हैं, है ना। जैसे देखिए Fe है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 26 है, तो आता है 36 और 4s2 आता है, तो D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6 है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें जो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो देखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो देखते हैं, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो आकर्षण हो जाता है, आकर्षण होता है। अनुचुंबकीय से मतलब है कि आकर्षित होना, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, ठीक। इसी तरह ये जो है सो जटिल आयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जटिल आयन बनाते हैं। जटिल आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ये जटिल आयन बनाते हैं। जैसे CuNH3 का होल 4 और 2+, ये जटिल आयन है ना। CuNH3 का होल 4 और 2+, जटिल आयन को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। तो जटिल आयन बनने का कारण होता है कि इसके द्विकक्षक जो होते हैं, संक्रमण धातु के जो द्विकक्षक होते हैं वह पूर्ण रूप से भरे नहीं रहते, खाली रहता है। तो बाहर से आने वाले जो ये लिगेंड है ना, ये लिगेंड बाहर से आने वाले लिगेंड का स्थान मिल जाता है, जिसके कारण संक्रमण तत्व जो होते हैं वह संकुल यौगिक बनाता है। ये रंगीन लवण बनाता है ना। अगला है कि ये रंगीन लवण बनाते हैं। जैसे देख लीजिए, इसके पढ़ते CuSO4 5H2O, इसे पढ़ते नीला थोथा, नीला होता भी है, नीला थोथा, व्यापारिक नाम है इसका नीला थोथा। तो CuSO4 में Cu पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2+, इसके 3D9 हो जाएंगे। तो 3D9 हो जाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, इससे अंतर नहीं पड़ता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब होता है तो रंगीन होता है। तो CuSO4 5H2O का नाम नीला होता है, होता भी नीला है। तो Cu में क्या होता है कि देख रहे हैं, Cu में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह रंगीन होता है। अगला है कि ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। जैसे देखिए पढ़े होंगे N2+ 3H2, तो इसमें क्या होता है कि आयरन जो होता है वह उत्प्रेरक का काम करता है, अमोनिया बनता है, 2NH3 बनता है। और जो मोलिब्डेनम चूर्ण होता है यह प्रमोटर होता है, उत्साहवर्धक होता है। तो यह Fe देख रहे हैं संक्रमण तत्व होता है। तो संक्रमण तत्व होने के कारण यह क्या करता है, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाता है। तो इस तरह से डी ब्लॉक के तत्वों के समान गुण हो गए। इस तरह से ए ब्लॉक के तत्वों के समान गुण भी होता है। जिस तरह से डी ब्लॉक में समान गुण होता है, इसी तरह यह भी अंतर संक्रमण तत्व होते हैं। इसे कहते हैं, ए ब्लॉक के तत्व को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहेंगे, अंतर संक्रमण तत्व, इसे कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व। यह आवर्त सारणी के नीचे में होता है। इसमें 2 श्रेणियां होती हैं, लैंथेनाइड
इसके जो संयोजी कोष का विन्यास होता है कि n-2 f 1 से 14 तक होता है, n-1 d 0 से 1 तक होता है और ns2 होता है। यदि यहाँ 6 है, n6 है तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। इसके संयोजी कोष का विन्यास आप देखेंगे आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल है, ऊपर से छोटे लेटर में लिखा रहता है। तो जो संक्रमण तत्व के गुण है वह गुण क्या F ब्लॉक के तत्वों के भी होते हैं। यह भी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, यह भी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह भी अनुचुंबकीय होते हैं, यह भी जटिल यौगिक बनाते हैं। इनके लवण भी रंगीन होते हैं, है ना। इसमें क्या है कि आप देखेंगे यूरेनियम 92 के बाद के जो तत्व है के बाद के तत्व पड़ा यूरेनिक कहलाता है, पड़ा यूरेनिक तत्व कहलाता है, पड़ा यूरेनिक तत्व कहलाता है। यह आपके लेंथेनाइट श्रेणी का है। यह पड़ा यूरेनिक तत्व जो है सभी प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तो इस तरह से आपके डी एफ ब्लॉक के तत्वों के गुण हो जाते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व है के गुण है वही एफ ब्लॉक के तत्वों के भी गुण हैं। ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं वह है आपका परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या की परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन में जो होते हैं वह निश्चित दूरी पर रहता नहीं है। तो एक इसके लिए क्या होता है, दो कार्यकारी संकल्पनाएं दी गई है ना। एक तो होता है वान डेर वाल्स त्रिज्या होता है और दूसरा होता है क्या, सहसंयोजी त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या, दूसरा क्या होता है, सहसंयोजी त्रिज्या। अब देखिए परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या चूंकि जो नाभिक है इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन का जो मेघ है, क्लाउड है, तो इसकी कोई एक स्पष्ट सीमा रेखा रहता नहीं है। तो नाभिक इसके जो नाभिक से बाह्य कोश की दूरी को आकलन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसकी दो संकल्पनाएं रखा गया है। एक तो होता है वान डेर वाल्स त्रिज्या और दूसरा होता है सहसंयोजी त्रिज्या। तो देखिए यहां ये दो परमाणु नाभिक हैं। इनके जो बीच की जो दूरी होती है ना, यह अंतर नाभिकीय दूरी है। अंतर नाभिकीय दूरी यह यहां से सपोज करिए कि यहां तक की दूरी, तो यह दूरी जो हो जाता है यह सहसंयोजी त्रिज्या हो जाता है। सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या हो जाता है। ठीक है। तो एक्स वाई यहां से यहां तक की जो दूरी होती है एक्स वाई के आधा, एक्स वाई के आधा। तो ये अंतर्नाभिकीय दूरी है एक्स वाई, जो इसकी अंतर्नाभिकीय दूरी 1.99 एंगस्ट्रॉम है। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी 1.99/2, तो 0.99 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ठीक है। इसी तरह जो यह x डैश है और यह y डैश है, तो इनके जो
वांडर वाल्स दूरी, इसकी दूरी जो होती है वह 1.8 एंगस्ट्रम होती है। तो इनके और इनके यह x डैश है और यह y डैश है। अरे ये x हो गया x डैश और यह y डैश हो गया। तो वांडर वाल्स त्रिज्या जो हो जाएगा x डैश और y। तो आधे जो इसके जो हो जाते हैं आधे, यह वांडर वाल्स त्रिज्या हो जाता है। वांडर वाल्स त्रिज्या यह x y डैश, x डैश y। तो x डैश y बटे 2, तो यहां कितने निकाले 1.8/2, तो कितने हो जाएंगे 3 पॉइंट, इसके होते हैं 3.6 एंगस्ट्रम होता है। तो इसके हो जाएंगे 1.8 3.6 एंगस्ट्रम, 1.8 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, तो देख लीजिए वांडर वाल्स त्रिज्या जो होता है, वांडर वाल्स त्रिज्या, वांडर वाल्स त्रिज्या। तो वांडर वाल्स त्रिज्या होता है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के दो परमाणु, यह एक Cl2 अणु है और यह दूसरा Cl2 अणु। ठीक है, तो ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के दो निकटतम अणुओं के बीच की दूरी, नाभिकों के बीच की दूरी को वांडर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। वांडर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। फिर ध्यान देखें, ठोस अवस्था में किसी एक तत्व का जोड़ी नहीं है, एक तत्व के दो निकटतम अणुओं के, ये भी एक अणु है, ये भी एक अणु है, दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कहलाता है वांडर वाल्स त्रिज्या, है ना। फिर ध्यान देखें, ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के दो निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। दूसरा जो होता है सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या में क्या होता है, यह ध्यान दें, किसी तत्व के एक द्विपरमाणु अणु के नाभिकों के बीच की दूरी, एकल सहसंयोजी बंध से आबंधित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। फिर ध्यान सुने, किसी तत्व के दो अणु में किसी तत्व के दो परमाणु अणु में एकल सहसंयोजी बंध से आबंधित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। तो हम क्या देखते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या का मान वांडर वाल्स त्रिज्या से कम है। सहसंयोजी त्रिज्या का मान वांडर वाल्स त्रिज्या से कम है। इसका कारण है कि सहसंयोजी त्रिज्या में परमाणु जो होता है वह एक दूसरे को आच्छादित कर देता है, एक दूसरे को क्या करता है, आच्छादित कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। तो ओवरलैपिंग होने के कारण उसके जो दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है वह वांडर वाल्स के दूरी से कम हो जाता है, जिसके कारण सहसंयोजी त्रिज्या का जो मान होता है वह वांडर वाल्स त्रिज्या के मान से कम होता है। ठीक है,
आज हम लोग इतने तक पढ़े हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, है ना। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। लाइक करिए और कमेंट निश्चित रूप से आप लोग करें। यह देखने में आता है कि आप